टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील, आज डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आप पहले कमेंट में बताओ कि आपका वोट किस कंपनी को जाता है। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। शुरू करने से पहले एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना हो। वैसे आपको पता है एंजल वन सुपर आ गया है इन्वेस्टिंग को सुपर करने। डाउनलोड नाउ फ्रॉम द प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। जब हम टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं तो आपने एक मेजर चीज नोट करनी है कि दोनों कंपनीज बहुत हाईली कोरिलेटेड है। दोनों जो कंपनीज है वो अपने रेवेन्यू को सिमिलर सोर्सेस से डिराइव करते हैं। दोनों कंपनी स्टील और आयरन के प्रोडक्शन से अपना रेवेन्यू लेकर आते हैं। अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो इनका रेवेन्यू मेनली स्टील को फिनिश करके मैन्युफैक्चर करने से आता है। वो सारे सेक्टर्स जहां पर ये स्टील सप्लाई करते हैं वो है ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, कंज्यूमर गुड्स और कंस्ट्रक्शन। ऑन द अदर हैंड जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और जनरल इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स से रेवेन्यू डिराइव करते हैं। अब आपने देखा होगा कि इन दोनों केसेस में कितना सारा ओवरलैप है। तो यहाँ पर एक मेन चीज आपने नोट करनी है कि इन दोनों कंपनीज के कस्टमर्स सिमिलर है। ये दोनों कंपनीज साइक्लिकल है और ये सारी साइक्लिकल इंडस्ट्रीज को स्टील और आयरन सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे रिसेशन और एक्सपेंशन आता है, इन कंपनीज के अर्निंग्स पर एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है। आप ये एग्जांपल देखिए कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल सेक्टर का। जब रिसेशन आता है तब कंस्ट्रक्शन में एक स्लो डाउन आता है, गाड़ियों के सेल्स में भी एक स्लो डाउन आता है। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से स्टील कंपनीज जो होती है उनके डिमांड में भी एक ड्रॉप आ जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये दोनों कंपनीज जो है वो बाय एंड होल्ड स्टॉक्स नहीं है, लेकिन इनको आपने सिचुएशन के हिसाब से देखना है और उस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब इन सारे फैक्टर्स को दिमाग में रख के इन दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल की तरफ जाते हैं। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक बेटर है। सबसे पहले शुरू करते हैं टाटा स्टील से। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 15% के CAGR से रेवेन्यू को ग्रो किया है, लेकिन ऑब्वियसली राइजिंग इनपुट कॉस्ट और इन्फ्लेशन की वजह से इनके प्रॉफिट सिमिलर रेट पे ग्रो नहीं हो पाए। इनके अर्निंग्स सिर्फ 3% के CAGR से ग्रो हुए ओवर द पास्ट 5 इयर्स और इनके मार्जिन्स पर बहुत मेजर प्रेशर आया पिछले साल। यहाँ पर हम ऑपरेटिंग मार्जिन को कंसिडर करेंगे, यानी टाटा स्टील का रेवेन्यू माइनस डे टू डे जो खर्चे होते हैं कंपनी के, इसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है उसकी मार्जिन। इस केस में ये 26% से आधी हो गई 13% पे। अब जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो वहां पर भी सिनेरियो सिमिलर था, लेकिन थोड़ा वर्स। यहाँ पर सेल्स 18% के CAGR से ग्रो हुए ओवर द पास्ट 5 इयर्स, लेकिन अर्निंग्स जो थे वो नेगेटिव 10% के CAGR से। यहाँ पर भी जो मार्जिन्स थी वो 27% से 11% पर आ गई। कंपैरिजन को आगे बढ़ाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। स्टील जो होता है ना वो होमोजेनस होता है। इसका मतलब है कि आप टाटा स्टील से खरीदो या जेएसडब्ल्यू स्टील से, स्टील तो स्टील होता है, सिमिलर ही होगा। इसी की वजह से कंपनी के पास कस्टमर की लॉयल्टी नहीं होती, यानी प्राइसिंग पावर नहीं होती। तो जब इन्फ्लेशन आता है और कंपनी के खर्चे बढ़ जाते हैं तो वो ब्लाइंडली ये सारे कॉस्ट कंज्यूमर पे नहीं पास ऑन कर सकते, क्योंकि कंज्यूमर जो होगा वो वहीं पर जाएगा जहां पे कॉस्ट सबसे कम है। कस्टमर की लॉयल्टी तब होती है जब प्रोडक्ट यूनिक होता है, यानी हेट्रोजेनस। तो स्टील इंडस्ट्री में बात यह होती है कि रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होता है और कंपटीशन इतनी हाई होती है कि अगर एक कंपनी अपने मार्जिन को बचाने का सोचेगी तो उसके कॉम्पिटिटर्स जो है वो उसका बिजनेस ले लेंगे। इसलिए इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में मार्जिन पर प्रेशर आना बहुत कॉमन होता है स्टील स्टॉक्स के केस में। अब चलिए कंपैरिजन को कंटिन्यू करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं। इस केस में टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील के आगे है क्योंकि इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 12.8% एज कंपेयर टू 8.4% इन द केस ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील। अब ये नंबर जो होता है वो जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर, क्योंकि ये आपको बताता है कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। यानी सरल भाषा में कंपनी जो सारे पैसे अपने बिजनेस पर खर्च करती है उन पर वो एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रही है या नहीं। दोनों कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 के नीचे है, विच इंडिकेट्स अ सस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट। तो यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वैल्यूएशन की बात करते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस आता है। टाटा स्टील का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 18 टाइम्स एज कंपेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील जिसका है 51 टाइम्स। लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? बेटर कौन सी कंपनी है?
देखिए पीई रेशियो में जो डिफरेंस होता है ये आपको मार्केट का एक्सपेक्टेशन बताता है। अब दोनों कंपनीज की पास्ट परफॉर्मेंस तो सिमिलर हो सकती है, लेकिन आने वाले मीडियम टर्म में जेएसडब्ल्यू स्टील आउट परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि देखिए टाटा स्टील जो है वो अपने रेवेन्यूज का एक मेजर चंक यूरोप से डिराइव करते हैं, ऑलमोस्ट 30%। एंड एज यू नो यूरोप में इन्फ्लेशन कंसर्न्स तो ज्यादा है ही, उसी के साथ रिसेशन प्रोबेबिलिटी भी हाई है। तो ओवर द मीडियम टर्म हम ये बोल सकते हैं कि यूरोप पे स्टील की डिमांड थोड़ी बहुत म्यूटेड रहने वाली है। लेकिन जब आप जेएसडब्ल्यू स्टील के रेवेन्यू सोर्सेस को देखते हो तो वहां पे यूरोप यूएस से बहुत कम रेवेन्यू आता है, 10% से भी नीचे। और इस कंपनी का 90% रेवेन्यू भारत से आता है, जहां रिसेशन की प्रोबेबिलिटी 0 है एज पर द रीसेंट आईएमएफ डेटा। लेकिन इसी के साथ अगर हम लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो टाटा स्टील भी पीछे नहीं है, क्योंकि इनका एम है 2030 तक 40 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी अचीव करना। और स्टील इंडस्ट्री में एक हाई कैपेसिटी और लो कॉस्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाई कैपेसिटी के साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है। इसका मतलब होता है कि जब डिमांड ज्यादा है और आपके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, आपका पर टन कॉस्ट जो होता है मैन्युफैक्चर करने का वो कम होता है। और टाटा स्टील जैसी कंपनी के लिए ये कैपेसिटी अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके पास रॉ मटेरियल्स का एक्सेस तो है ही, उसी के साथ एक बड़ी लैंड बैंक भी है एंड ऑब्वियसली टाटा ग्रुप जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट का बैकिंग। एनीवे, आपको क्या लगता है इस स्टील की रेस में टाटा स्टील जीतेगी या जेएसडब्ल्यू स्टील? कमेंट करके बताइए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसको लाइक कीजिए और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप आगे ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.